वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। कल टॉपिक आपका किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, हमें अनाज उन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। वो कंट्रीज हमें वेरी पुअर क्वालिटी का अनाज वो हमें दान में देते थे। लेकिन उस समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा ये सोचा गया कि हमें अगर कुछ सही करना है तो सबसे पहले हमें अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कम से कम हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें अनाज के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्टअप किया गया। नई नई टेक्नोलॉजी यूज की गई, नए नए हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स उस समय में यूज किए गए। ताकि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। जैसे कल आप बात कर रहे थे कि जो हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स, इन सीड्स को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, रेगुलर वाटर की जरूरत होती है। तो जो ये उस समय में हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स की यूजेस की गई, ये तभी ज्यादा बेनिफिशियल होते अगर इनको परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन मिलता, सिंचाई के प्रॉपर साधन मिलते। तो गवर्नमेंट के द्वारा हमारे किसान भाइयों को परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन के लिए, मोटर लगवाने के लिए, ट्यूबवेल्स बनाने के लिए सब्सिडी के ऊपर उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। सब्सिडाइज क्रेडिट दिया गया, बैंकों से लोन कम ब्याज के ऊपर दिया गया, ताकि हमारे किसानों के पास पैसा आ जाए, वो अच्छे से टेक्नोलॉजी यूज कर पाए, अच्छी क्वालिटी के वो सीड यूज कर पाए, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन की तरफ वो जा पाए। तो जैसे कल भी बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुई उस समय में। एक तो हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। इन केमिकल फर्टिलाइजर्स में ये था कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई, इससे जो फसलों को खतरा होता था उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये बनाए गए ताकि हमारी फसलें खराब ना हो पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो ज्यादातर हमारे पूरे कंट्री में नहीं आया, कुछ स्टेट्स में ही आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ज्यादा प्रभाव था वो था पंजाब, हरियाणा, मतलब उस समय एक था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स थी जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो ज्यादा व्हीट और राइस की फसलों में ही ज्यादा आया। टॉपिक है हमारा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, हरी क्रांति आई हमारी कंट्री में, अनाज की ज्यादा पैदावार हुई, किस वजह से, इसके जो हमें अचीवमेंट्स क्या हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमें बेनिफिट्स क्या कुछ देखने को मिले। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमारा एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया। पहले जो हमारे किसान थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपने जोगा ही प्रोड्यूस करते थे, जितना उन्हें घर के लिए खाना है उतना ही वो अनाज की पैदावार करते थे, क्योंकि ज्यादा मुनाफा भी नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये एग्रीकल्चर उनके लिए एक बिजनेस की तरह बन गया।
अब क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगी, तो वो अपने घर के लिए अनाज रख के बाकी का वो सारे का सारा मार्केट में सेल कर देते थे। मतलब इतना ज्यादा कंट्री में उस समय अनाज की प्रोडक्शन इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट इज, ये भी इसी के साथ रिलेटेड है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कंट्री में टोटल में भी अनाज की प्रोडक्शन ज्यादा हुई। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि पर हेक्टेयर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी जो हमारी, वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। रीजन आपको पता ही है, हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स की यूजेस की गई, केमिकल्स का यूजेस किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूजेस किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूजेस किया गया, मशीनरी का यूजेस किया गया। तो इन सब से कहीं आपा पहले ना तो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, ना ही कोई केमिकल यूज करते थे, ना ही हम किसी तरह के कोई फर्टिलाइजर यूज करते थे। लेकिन ये सब आने से, जब ये सारा कुछ यूज करना शुरू कर दिया, तो कंट्री में ना सिर्फ टोटल में कंट्री में अनाज की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, बल्कि पर हेक्टेयर भी अनाज की प्रोडक्शन पहले के मुकाबले ज्यादा। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर सकते। फोर्थ इज इंक्रीज इन इनकम। तो ये समझ सकते हैं भाई, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो नेचुरली हमारे उस समय में किसान परिवारों की, हमारे फार्मर्स की इनकम में काफी सारा इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन अगेन, ये जो इंक्रीमेंट हुआ था, ये जो बेनिफिट मिला था उस समय में, ये सिर्फ और सिर्फ जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कहां पे आया था? पंजाब, हरियाणा, है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का। मतलब वो सारा, यार समझने वाली बात है कि वो सारा एरिया जहां पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड अच्छी थी, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन अच्छी थी, वाटर एरिया साफ था। जैसे राजस्थान में ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पूरा जमीनी एरिया है, सूखा एरिया है, वाटर नहीं है वहां पे ज्यादा। इस वजह से जहां पे वाटर अच्छा था, फसलों को पानी अच्छा मिल सकता था, जमीन खेती के लायक थी, उन एरियाज में ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो जिस वजह से हमारे गरीब किसानों की, हमारे फार्मर्स की इनकम में भी अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अच्छा इंपैक्ट क्या हुआ कि हम अनाज में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमें अनाज के लिए अब दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि हम अपने देशवासियों का, हम अपने कंट्री के पीपल्स का अच्छे से पेट भर सकते। सिक्स्थ पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब नेचुरली है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड का यूजेस किया गया, टेक्नोलॉजी का यूजेस किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूजेस किया गया, केमिकल्स का यूजेस किया गया। तो ये सब कुछ मशीनें कहां पे बनेंगी? फैक्ट्रियों में। पेस्टिसाइड कहां पे बनेगा? फैक्ट्रियों में। फर्टिलाइजर्स कहां पे बनेंगे? फैक्ट्रियों में। केमिकल्स कहां पे बनेंगे? फैक्ट्रियों में। किसकी इनकम बढ़ेगी? फैक्ट्रियों की इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। तो उस समय में जो हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो भाई उसका बेनिफिट इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मिला, इंडस्ट्रियों को भी आगे आने का मौका प्रॉपर मिला। So these are the achievements of green revolution. नेक्स्ट इज शॉर्टकमिंग्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब अचीवमेंट्स तो पढ़ लिया अपन ने कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारी कंट्री में लोगों का इनकम इंक्रीज हो गया, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी का यूजेस होना शुरू हो गया, किसान भाइयों की इनकम बढ़ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो गया, कंट्री में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। लेकिन
इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है? शॉर्ट कमिंग्स का मतलब क्या होता है? कमियां। ग्रीन रेवोल्यूशन की कमियां क्या रही? फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। ये सबसे बड़ी कमी हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अच्छी बात है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई, उससे भी अच्छी बात है, लेकिन फिर से वही पॉइंट, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ज्यादा फायदा था वो किसको हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ज्यादा फायदा था वो हुआ सिर्फ और सिर्फ बिग फार्मर्स को, बड़े फार्मर्स को। अमीर जो रिच किसान थे, जमींदार लोग थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, उन कुछ किसानों को ही ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा मिला। अब आप सोचिए, भाई जिस बेचारे किसान के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड है ना, क्या वो उसमें बेचारा मशीन लगाएगा? क्या उसमें बेचारा वो ट्यूबवेल लगवाएगा, मोटर लगाएगा? है ना, मतलब थोड़ी सी जमीन है, क्या सरकार उसको उतनी जमीन के ऊपर क्रेडिट देगी? क्या होगा क्या नहीं होगा? तो कहने का मतलब क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अच्छा आया, कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, सही बात है, एम्प्लॉयमेंट मिली, उससे भी सही बात है, इनकम बढ़ी, उससे भी सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां पे आई कि जो रिच और पुअर फार्मर्स हैं उनमें गैप इंक्रीज हो गया, रिच और ज्यादा रिच हो गए, पुअर बेचारा छोटा किसान है, थोड़ी जमीन है ना, एक बंदा दो बंदा काम कर रहा है, क्या क्या उसको कितनी उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। सेकंड पॉइंट इज रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कीड़े मकोड़े। तो भाई ये HYV जो सीड्स थे, इनकी एक प्रॉब्लम थी कि इनको कीड़ा लगने का बड़ा ज्यादा खतरा रहता था। पेस्ट अटैक मतलब ये फसलें जो HYV सीड्स के थ्रू फसल पैदा की जाती है, इसको कीड़ा लगने का ज्यादा डर रहता है, तो फसलें इससे खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिलेटिंग गवर्नमेंट के द्वारा वो कुछ अपना रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए, ताकि पता चले कि मतलब पता क्या चले, ताकि हमारी फसलों को खराब होने से समय रहते ही बचाया जा सके। लिमिटेड क्रॉप्स। लिमिटेड क्रॉप्स का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ये पूरी की पूरी, पहले तो कंट्री में नहीं आया, दूसरा ये कुछ ही फसलों में आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो सिर्फ और सिर्फ व्हीट और राइस में आया था, थोड़ा बहुत बाजरा मक्की है ना, इस ज्यादा जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ व्हीट और राइस में था, दालों की कोई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं इंक्रीज हुई। रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? एरिया वाइज डिफरेंसेस। भाई जहां पे तो जमीन अच्छी थी, जमीन के आसपास वाटर एरिया था, नदियां थी, है ना, मतलब वहां तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा था, लेकिन पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे लोगों को देखने को नहीं मिला, जिस वजह से रीजनल इंबैलेंस का मतलब वो एरिया वाइज डिफरेंसेस क्रिएट। उसके बाद कहते ठीक है ये कुछ डर थे, लेकिन इन डरों को गवर्नमेंट के द्वारा निकाला भी गया, कैसे? जैसे फर्स्ट पॉइंट, किसान गरीब थे, तो गरीब किसानों को सरकार के द्वारा सब्सिडी के ऊपर उधार दिया गया पैसा, फसलों को बचाने के लिए, पेस्ट अटैक से है ना वो बचाने के लिए सरकार के द्वारा रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किए गए, और किसानों को फर्टिलाइजर्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, ये केमिकल्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, तो उस समय में किसानों को इनके ऊपर काफी सारी
आप कह सकते हैं कि उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की गई, ताकि किसान, हमारे गरीब किसान अच्छे से इन सब्सिडीज का यूजेस करके इन केमिकल्स को परचेज करे, इन फर्टिलाइजर्स को परचेज करे और हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में देश की मदद करे। नेक्स्ट इज डिबेट ओवर सब्सिडीज। कहते ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि जो फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आज भी अगर अपने पंजाब में बात करें तो शायद हमारे किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी वो सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो कहते भी जो ये किसान परिवारों को सब्सिडी दी जाती है, ये सब्सिडी क्या आज खत्म कर देनी चाहिए? ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्यों सब्सिडी दे और क्यों अगर उनको सब्सिडी नहीं देनी है तो क्यों, किस वजह से उनकी सब्सिडी अब बंद कर देनी चाहिए। डिबेट है, कैसे सुनिए। कहते किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? पहले तो ये समझिए क्यों देनी चाहिए सब्सिडी उनको। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे भारत का किसान पुअर किसान है, गरीब किसान है। आज भी हमारे मैक्सिमम फार्मर्स कहते ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, वो अपना पेट अपने उसे भर नहीं सकते हैं, तो जरूरत है कि उनको सब्सिडीज देती रहनी चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि हमारे किसान गरीब किसान है, इसी वजह से ये कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, नॉट ओनली इन पंजाब लेवल। हमारे पंजाब के किसान तो फिर भी अगर अदर स्टेट से बात करें, हमारे पंजाब के किसानों का नंबर अगर जब गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है तो दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन मानी जाती है कि हमारे किसानों की पोजीशन दूसरी स्टेट्स के किसानों से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे व्हीट और राइस ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है एंड सो ऑन, है ना। तो कहते भी किसान को सब्सिडी क्यों देनी चाहिए? क्योंकि आज भी हमारा भारत का किसान गरीब किसान है, उसके पास पैसा कम है, जमीन कम है, तो उसको सब्सिडी देती रहनी चाहिए। इसी का रूप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे गरीब किसानों को 6,000 रुपए 2,000 की 3 किश्तें पीएम किसान निधि योजना करके ऐसी कोई योजना है, उस योजना के तहत हमारे गरीब किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा 2,000 रुपए साल में 3 बार शायद उनको भेजे जाते हैं। लेकिन सब्सिडीज एक और क्यों देनी चाहिए? क्योंकि हमारे किसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद से टेक्नोलॉजी परचेज कर पाए, खुद से वो रॉ मटेरियल परचेज कर पाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वो सब्सिडी देती रहनी चाहिए, उनको सब्सिडाइज क्रेडिट मुहैया कराते रहना चाहिए, उनको सब्सिडी के ऊपर खाद मिलती रहनी चाहिए। पर सब्सिडीज किसानों को क्यों नहीं देनी चाहिए? पहला पॉइंट, आजादी के समय में या ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में 1960-70 में, आज से तकरीबन 60 साल पहले हमारे किसानों की जो हालत थी वो बड़ी दयनीय हालत थी, बहुत ज्यादा मर्सी हालत थी, बहुत ज्यादा खराब हालत थी। लेकिन 60 वर्षों में अब हमारे किसानों की हालत में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो अब चाहिए कि ऐसी सब्सिडीज हमें किसानों को नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान की हालत उस समय में कुछ और थी, आज उनकी हालत में काफी सारा चेंजेस आया है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्रॉफिटेबल भी बन गया है, क्योंकि पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी का यूजेस नहीं किया जाता था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूजेस नहीं किया जाता था, और किसानों के पास ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी। लेकिन आज हमारे किसानों के पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं, जिस वजह से कि उनको इनकम पहले के मुकाबले उनकी इनकम में काफी सारी बढ़ोतरी भी हुई है। तो जिस वजह से हमारे किसानों को सब्सिडीज हैं वो अगर ना भी दी जाए तो भी हमारे किसान अपना गुजारा अच्छा खासा कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे किसानों को सब्सिडीज नहीं देती
देनी चाहिए। उसका एक पॉइंट ये भी है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी हमारा राइट है, एक जैसा हमारा राइट है। इक्वेलिटी राइट क्या कहता है कि सभी लोगों को एक समान एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। तो अगर किसी एक जने को सब्सिडी मिल रही है तो बाकियों को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। अगर किसी एक परिवार को 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो बाकी सभी को भी 2,000 मिलने चाहिए। अगर किसी एक परिवार को कुछ यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं तो सभी परिवारों को वो फ्री की बिजली भी मिलनी चाहिए। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए तो वो लॉ ऑफ इक्वलिटी का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वलिटी का राइट दिया है। इक्वलिटी का मतलब सभी को एक जैसे रहने का, एक जैसी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का हमें पूरा पूरा अधिकार। और कुछ रिफॉर्म्स आए, जनरल रिफॉर्म्स, जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज। किसानों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, किरणजीत, जब मैं क्लास से बाहर कर दूंगा फिर अच्छा लगता है आपको ऐसे काम करते यार। तो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए, नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ताकि हमारे गरीब किसानों को, हमारे फार्मर्स को अच्छे से उनकी जरूरत के मुताबिक उनको क्रेडिट मिल सके। इरिगेशन फैसिलिटीज कंट्री में इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया, ड्राई फार्मिंग को इनकरेज किया गया, नए नए तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, ट्यूबवेल्स बनाए गए, जिस वजह से हमारे खेतों को अच्छे से पानी पहुंच सके। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, सरकार के द्वारा प्रॉपर मंडियों का गठन किया गया है ना, जो मंडियां होती हैं हमारी जहाँ पे किसान अपनी फसल लेके जाता है तो वहां पे सरकार उसकी वो सारी फसल परचेज कर लेती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसे कहते हैं, कि सरकार के द्वारा एमएसपी अनाउंस की गई कि इस प्राइस के ऊपर, एमएसपी क्या है, ये वो मिनिमम प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर सरकार किसानों की फसल परचेज करती है। अगर किसान को एमएसपी से ज्यादा उनको पैसे मिलते हैं तो वो अपनी फसल मंडियों में, प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर सकते हैं। अदरवाइज वो अपनी सारी फसल किसान अपनी सारी फसल सरकार को सेल कर सकते हैं। तो वो जो प्राइस है उस प्राइस को अपन क्या कहते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टॉपिक। अच्छे से इसको पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले। पहले जो बिचौले थे, इंटरमीडिएट से, वो खत्म किए गए, लैंड सीलिंग लगाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई, एमएसपी लॉन्च की गई, है ना, रूरल बैंक बनाए गए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई ताकि जो हमारे किसानों को बेनिफिट हो सके। आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जो भी आपकी क्वेरीज हो कभी भी आप मैसेज करके फोन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।